Hello, my dear students. This is Sonam. Welcome to the class. So, बच्चों, today we are going to discuss about genetics. ठीक है बेटा? तो genetics जो है अपनी 12th क्लास की NCERT बुक में genetics के 2 पार्ट्स हैं चैप्टर के. ठीक है, एक चैप्टर है अपना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और इसके बाद वाला एक चैप्टर आता है अपना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, तो इन दोनों ही जेनेटिक्स के अंदर ये दोनों ही चैप्टर इंक्लूडेड हैं. सो बेसिकली इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम बेसिक टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स और थोड़ा बहुत हम मेंडल जी के बारे में भी जान लेंगे. ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम. अब जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जेनेटिक्स होती क्या है ना बेटा? तो जेनेटिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ, देखो बेटा, जेनेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. ठीक है बेटा, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इनहेरिटेंस जानना जरूरी है. ये तो बड़ा ही सिंपल सा हो गया कि जेनेटिक्स क्या हो गई. जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. चैप्टर का नाम है बच्चा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. तो हम एक्चुअली में क्या पढ़ने वाले हैं? इनहेरिटेंस और वेरिएशंस के प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं. अब देखो, एक तो प्रिंसिपल स्कूल के भी होते हैं बट हम स्कूल के प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे जो प्रिंसिपल का मतलब है उसका है रूल्स. हम इस चैप्टर में कुछ रूल्स पढ़ेंगे बेसिक, कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बेसिक रूल्स क्या होते हैं. ठीक है, तो जब हम बात करेंगे इनहेरिटेंस की, तो नाउ व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस इज नथिंग बट ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स. Transmission of character from parents to offspring. अब आपने ये चीज कई बार नोटिस की है और हमेशा ये चीज देखी जाती है कि जब कभी भी आप लोग रिलेटिव्स के यहाँ जाते हो या किसी फैमिली फंक्शन में जाते हो तो आप लोग हमेशा आपके मतलब कोई भी रिलेटिव होता है वो, या फिर कोई भी आपको देखकर ये कह देता है कि अरे ये तो बिल्कुल अपने पापा पे गया है. अरे इसके हेयर्स तो इतने सिल्की हैं कि बिल्कुल ही अपनी मम्मा पे गए हैं. बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो दैट मीन्स देयर आर फ्यू कैरेक्टर्स विच आर गेटिंग ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. अब वो किस बेसिस पे जा रहे हैं? वो जा रहे हैं बेटा हेरिडिटी के बेसिस पे. देखो, इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है. इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसके कारण कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. अब हम कहते हैं, आपकी एनसीईआरटी की लाइन लिखी है बेटा. एनसीईआरटी की लाइन में लिखा हुआ है कि हेरिडिटी, जो हेरिडिटी है ना उसके बारे में लिखा है इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी. ये लिखा हुआ है. दैट मीन्स व्हाट? कि हेरिडिटी हम कह सकते हैं कि जो कैरेक्टर्स रिजेंबल करते हैं उनको हम बोलते हैं हेरिडिटी. जैसे कई बार हाइट रिजेंबल कर जाती है. जैसे मान लो किसी के फादर की हाइट अच्छी खासी है और मदर की हाइट नॉर्मल है, तो जो नया ऑफस्प्रिंग आएगा, जो ऑफस्प्रिंग है उसकी हाइट अच्छी चली जाएगी. तो हम कहते हैं कि ये जो कैरेक्टर है वो पास ऑन हुआ है फ्रॉम फादर टू सन या फिर फादर टू डॉटर. तो यहां पे जो चीज रिजेंबल कर रही है, रिजेंबलेंस जो होता है बेटा, वो आपको बताता है हेरिडिटी के बारे में. रिजेंबलेंस ऑफ कैरेक्टर हम कह सकते हैं. रिजेंबलेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि ये हेरिडिटी है. ठीक है बच्चा. अब उसके बाद में जब हम बात करेंगे वेरिएशन,
अब वेरिएशन क्या होता है? कई बार कई नॉट आप एक बात बताओ, जैसे हम कह रहे हैं कि देर आर फ्यू कैरेक्टर्स विच आर गेटिंग ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, बट क्या फिर तो आप बिल्कुल हूबहू अपने पेरेंट्स जैसे लगने चाहिए, बट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यू कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर्स जाते हैं। अब कुछ चीजें तो बिल्कुल डिफरेंट, मतलब जैसे मैं हूं, मैं अगर घर से बाहर निकलती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ, तो मेरी फेस को देख के लोग रिजेंबल कर लेते हैं कि भाई ये सोनम है। ऐसे ही आपके साथ भी होता होगा, ठीक है, कि आप जब भी अपनी क्लास में जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के बीच में बैठते हैं, तो आपको नाम से पुकारा जाता है। क्यों? क्योंकि देर इज सम डिफरेंस। आप दिख भले ही अपने पापा के साथ जैसे रहे हो, बट देन ऑल्सो देर इज सम अमाउंट ऑफ डिफरेंस, कुछ अमाउंट में डिफरेंस है, कुछ डिग्री ऑफ डिफरेंस है, जो कि आपके पेरेंट्स से मैच नहीं कर रहा है। हम कहते हैं उसको वेरिएशन। सेम, यू आर दी ऑफस्प्रिंग ऑफ योर फादर एंड मदर, सेम इज विद योर ब्रदर एंड सिस्टर। आपके भाई बहन जो हैं, वो भी तो उन्हीं पेरेंट्स के बच्चे हैं जिन पेरेंट्स के आप हो, बट देन ऑल्सो आप दोनों भी नहीं मिल पा रहे हो, आप दोनों भी एक जैसे नहीं दिख रहे हो, तो उसका क्या मतलब है? यही तो वेरिएशन होता है कि कुछ चेंजेस, जो कुछ डिफरेंसेस जो होते हैं, वो किसके कारण होते हैं? वेरिएशन के कारण होते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं बड़ी आसानी से कि द डिग्री ऑफ डिफरेंस, हम लिख सकते हैं द डिग्री by the degree by which offspring differ offspring differ from their parent and or two offsprings of same parent। समझ में आया? तो जिस अमाउंट में ये एक दूसरे से, आप दोनों बहन भाई जो ऑफस्प्रिंग है वो डिफर कर रहे हैं। अब सबसे उसके बाद एक चीज आती है कि बेटा ये जो वेरिएशन है वो आता कहां से है? ठीक है, हमें ये देखना है। देखो, हेरिडिटी के बारे में आपको पता चल गया कि जो कैरेक्टर्स रिजेंबल करते हैं पेरेंट्स से, उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। इनहेरिटेंस मतलब जो कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब जो चेंजेस होते हैं, जो डिफरेंसेस होते हैं, उन्हें हम वेरिएशन बोलते हैं। बट बेटा अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो बेसिस क्या है इसका, जब हम बात करते हैं बेसिस ऑफ वेरिएशन, तो जो बेसिस ऑफ वेरिएशन होता है उसका मतलब कि वेरिएशन आता क्यों है बेटा? इसका सबसे सिंपल सा लॉजिक है अपने पास में कि जो फर्स्ट तो आता है बेटा रिकॉम्बिनेशन से। रिकॉम्बिनेशन, अब ये रिकॉम्बिनेशन कब होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसके बारे में मैं आपको अभी डिटेल में समझाऊंगी कि रिकॉम्बिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जब भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर, अब ये कहां पे होता है? क्रॉसिंग ओवर कहां पे होता है? ये आप लोगों ने मियोसिस में देखा है। मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है, मियोसिस के फर्स्ट प्रोफेस 1 में। तो जो क्रॉसिंग ओवर वाली कंडीशन है, तब जाके हमारे पास वेरिएशन आ जाते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन आती है हमारे पास में म्यूटेशन। जब म्यूटेशन होता है तभी भी वेरिएशन आता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक था अपने पास में। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेती हूं। हम कह सकते हैं कि जैसे, बिकॉज वी आर रीडिंग द टर्म बेसिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है, तो अब मैं एक सेल बनाना चाहूंगी बच्चा कि देखो ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है,
अब जाहिर सी बात है सेल है तो बेटा उसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के अंदर देखो, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम्स होंगे कि नहीं होंगे, जल्दी बताओ, क्रोमोसोम्स होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे मैम क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया है आपके लिए क्रोमोसोम, ये हो गए हमारे क्रोमोसोम। व्हाट इज क्रोमोसोम नाउ मैम, इसके अंदर तो डीएनए होता है, इसके अंदर तो डीएनए होता है। चलो सबसे पहले तो लेबलिंग कर देते हैं बेटा इसकी, कि ये तो हो गया अपना सेल मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा। उसके बाद में इसकी हम बात कर देते हैं, ये हो गया अपना न्यूक्लियस। उसके बाद में ये पिंक वाला अपना हो गया बेटा क्रोमोसोम। उसके बाद में आपको समझाती हूं, ठीक है। अब ये हो गए अपने क्रोमोसोम्स। जब हमने बात करी कि मैम ये तो मैं बता रही हूँ कि क्रोमोसोम है, बट मैम इसके अंदर तो डीएनए होता है, तो बेटा यही तो बात है कि जो डीएनए है उसी को ही तो क्रोमोसोम बोलते हैं। अब वो कैसे बोलते हैं यहां जरा सा समझो। जैसे ये अपना क्रोमोसोम आ गया, यहाँ पे मैंने बोल दिया आपको क्रोमोसोम है, बट एक्चुअली में इफ आई टॉक अबाउट डीएनए, तो बेटा डीएनए तो ऐसा होता है, ठीक है, सबको पता है, इसको मैं यहां लिख देती हूं कि दिस इज डीएनए, ठीक है। अब अगर डीएनए कंडेंस फॉर्म में आ जाता है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंडेंस, कंडेंस मतलब वो सिकुड़ जाता है, बिकॉज डीएनए का जो हम कहते हैं कि साइज है, डीएनए की जो लेंथ है वो 2.2 मीटर है। तो इस छोटे से सेल में, इस छोटे से सेल के न्यूक्लियस में वो किस तरीके से फिट होता है, तो जाहिर सी बात है कंडेंसेशन लगेगा उसके लिए, तो कंडेंस तो होना ही पड़ेगा, फैल के तो नहीं रह सकता डीएनए, ठीक है। तो जब डीएनए कंडेंस फॉर्म में आ जाता है इस तरीके से बिल्कुल धागे लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, तो इसको हम बोलते हैं बेटा क्रोमैटिन। व्हाट वी से, क्रोमैटिन। सेम डीएनए है बेटा, सेम ही डीएनए को हमने कंडेंस कर दिया और इसको नाम क्या दे दिया हमने, क्रोमैटिन दे दिया, बिल्कुल दे दिया मैम नाम, ठीक है। अब हमने इसको और कंडेंस करना है, और ज्यादा कंडेंस करना है, तो जब और ज्यादा कंडेंस करेंगे तो इसकी जो शेप हो जाएगी बेटा वो इस फॉर्म में आने वाली है बिल्कुल। तो ये वाला जो फॉर्म होता है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं बेटा क्रोमोसोम। व्हाट वी से, क्रोमोसोम। तो अब आइए आपकी बात समझ में कि जो डीएनए है उसी को ही हम क्रोमैटिन बोल रहे हैं, डीएनए को ही हम क्या बोल रहे हैं बेटा, क्रोमोसोम कह रहे हैं। अब इस क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं बेटा, जीन्स होते हैं। अब ये देखो, आप देखो, अगर मैं इसका आपको, जैसे ये है, मान लो ये एक सेल है, मान लो मेरा सेल है, ठीक है, दिस इज माय सेल। अगर मेरा सेल है तो मैं अगर इसको एनलार्ज व्यू करती हूँ, इसका थोड़ा सा, इस क्रोमोसोम का मैं एनलार्ज व्यू कर देती हूँ, इस क्रोमोसोम को मैं एनलार्ज व्यू करूंगी, तो पिंक कलर का क्रोमोसोम है, तो अगेन हेयर मैं क्रोमोसोम नंबर 1 लेती हूँ इसका, आई हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो वो जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है बेटा इस सारे न्यूक्लियस के अंदर है, यहां मैंने 4 बनाए हैं, बट इट डजंट मीन कि ये 4 ही हैं, ठीक है। मेरे पास कितने क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज 46 क्रोमोसोम, लेकिन मैंने अपना यहां पे बनाना है क्रोमोसोम नंबर 1। कौन सा बेटा बनाना है मुझे, क्रोमोसोम नंबर 1 वाला क्रोमोसोम मैं यहां पे बना रही हूं, ठीक है। तो अगर मैं इसका एनलार्ज करूं तो ये जो क्रोमोसोम है बेटा वो बनेगा इस तरीके से, ये बन गया क्रोमोसोम, ठीक है, ये बन गया क्रोमोसोम। अब जो क्रोमोसोम पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, आई एम टॉकिंग अबाउट 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें से मैंने 1 सेट, नंबर 1 जो क्रोमोसोम का सेट है वो लिया है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना बच्चा, बिल्कुल यहां पे ये मेरा हो गया क्रोमोसोम नंबर 1 का एक क्रोमोसोम, मतलब वो पेयर में है ना बेटा, मैंने आपको बताया है कि क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है, तो ये एक है।
ना दूसरे की जब मैं बात करूंगी तो जो दूसरा क्रोमोसोम है वो अपना ये है मेरा मेरा ठीक है, मैं यहाँ पे आपको मेरे क्रोमोसोम की बात बता रही हूँ, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट मी, ठीक है। अब यहाँ पे दो क्रोमोसोम आ गए। इफ अगर ये जो दो क्रोमोसोम है तो मैं ये कह सकती हूं कि एक जो क्रोमोसोम है, ये वाला जो क्रोमोसोम है ये मेरे फादर से आया है, तो मैं यहां लिखूंगी पैटर्नल क्रोमोसोम, इसको मैं लिख देती हूं पैटर्नल। और ये वाला जो क्रोमोसोम है मेरी मदर से आया है, तो इसको मैं लिख दूंगी मैटरनल क्रोमोसोम बेटा, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम है इसकी ये वाली जो दो आर्म्स है, ये जैसे पापा जी हैं बीच के, ठीक है, ये इनके पिताजी हैं। अब इनकी दो लड़कियां हैं, एक लड़की ये, दूसरी लड़की ये, ठीक है। तो सेम इज विद दिस, इसकी ये एक लड़की है और ये वाली एक लड़की है। तो जब दोनों गर्ल्स हैं तो ये क्या हुई, दे आर सिस्टर क्रोमैटिड, यस और नो। अब ये दोनों, ये और ये क्या बन गए, दे आर सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड। सेम इज विद दिस कि ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड हो गए, सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखो। अब ये दोनों अलग अलग हैं, होमोलोगस हैं तो सही क्रोमोसोम्स, बट दोनों अलग अलग पेयर में आए हैं। अब इसके ये और ये दोनों, एक पैटर्नल है एक मैटरनल है, तो ये इन दोनों के लिए ये दोनों आर्म्स जो रहती हैं इसको हम क्रोमैटिड बोलते हैं। ये वाला एक क्रोमैटिड है, ये दूसरा क्रोमैटिड है, ये एक क्रोमैटिड है, ये दूसरा क्रोमैटिड है, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के लिए बेटा क्या बन गए, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बन गए ये, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड बन गए बेटा ये, ठीक है। तो अब आपको मुझे ये बताना है, बहुत ही क्लियरली बताना है कि ये जो दो क्रोमोसोम एज अ पेयर मेरे पास आए हैं वो कैसे आए हैं। तो अब बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं दूसरी स्लाइड में आपको बहुत ही इजी क्लियरली इसको समझाने वाली हूं, ठीक है। लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं बेटा, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म which is having 3 pairs of chromosome, ठीक है। Let's say I'm taking organism having 3 pairs of chromosome, ठीक है बेटा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि यहां पे आई एम टेकिंग दिस कलर, दिस इज मेल, दिस इज फीमेल, दिस इज फीमेल, ठीक है बेटा। अब देखो यहां पे आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली क्रोमोसोम। देखो हमेशा पता है अगर मैं सेट ऑफ क्रोमोसोम की बात करती हूं कि एक ऑर्गेनिज्म में, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर एक मिनट, देखो ह्यूमंस में क्या होता है बेटा कि जैसे मान लो ये एक सेट है जहां पे ये एक पूरा हम कह सकते हैं कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे सेट होने हैं। कहाँ पे सेट होने हैं बेटा, ये होते हैं न्यूक्लियस के अंदर सेट, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ क्रोमोसोम नंबर 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 7 एंड सो ऑन, यहाँ पे 23 तक ये आ जाएगा। इनकी शेप्स कैसे होगी बेटा, ऐसे होने वाली है, यस मैं बाहर की साइड बना रही हूँ, बट इट इज नंबर 3 के आगे ये वाला होना है, नंबर 4 के आगे ये वाला। तो दिस इज हाउ पूरा जो कैरियोटाइप है वो इस तरीके से सेट होगा। तो मैं यहाँ पे आपको क्या समझा रही हूं
कि अगर मैंने यहाँ पे मेल लिया है, ठीक है, तो मेल का जो क्रोमोसोम मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो ठीक है बेटा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 1, दिस इज 1 पेयर, दिस इज 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बन गए बेटा। ठीक है, अब सेम इज विद दी फीमेल, फीमेल के भी 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हो गए, 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हो गए। अब इनके पास जो 2 क्रोमोसोम आए हैं, इसके पास ये जो 2 क्रोमोसोम है पेयर में, ये इनके पेरेंट्स से आए हैं। इनके पास जो आए हैं ये 2 पेयर इनके पेरेंट्स से आए। अब देखो कैसे आए हैं, इसको एक बार ध्यान से देखो। अगर आप लोगों ने देखा है कि हम गैमेटोजेनेसिस होता है, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें गैमीट्स फॉर्म होते हैं। तो यहां पे बेटा क्या होगा, बेटा यहां पे हमारे गैमीट्स फॉर्म होंगे। क्या होगा बेटा, यहां पे गैमीट्स फॉर्म होंगे, गैमीट फॉर्मेशन होगा। जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो जाहिर सी बात है कि गैमीट्स फॉर्मेशन में ये वाले जो 3 क्रोमोसोम्स हमें पेयर में दिख रहे हैं, ये बिल्कुल सिंगल सिंगल आ जाएंगे। यहां पे इसका एक पेयर आ गया, इसका एक क्रोमोसोम आ गया, इस पेयर का एक आ गया। सेम इज विद हियर, सेम चीज यहां होने वाली है बेटा। ये इसकी चीज, एक क्रोमोसोम यहां आ जाएगा, इसका एक क्रोमोसोम इधर आ जाएगा और इसका एक क्रोमोसोम इधर आ जाएगा। अब क्या होने वाला है बेटा, ये तो बन गए अपने गैमीट्स, ये क्या बन गए, अपने गैमीट्स बन गए, दीज आर गैमीट्स। ठीक है, अगर ये गैमीट्स हैं, ठीक है, तो गैमीट्स के बाद अब होता क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस अपना, नेक्स्ट प्रोसेस इज जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन क्या होगा बेटा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा। तो अब जाइगोट फॉर्मेशन में क्या होना है, अब ध्यान से देखना बिल्कुल, देखो बेटा इधर देखो, ये आ गया हमारा, इसका एक जाइगोट, एक गैमीट इसका मेल का आ गया, दूसरा इस वाले का आ गया इधर, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में इस वाले के साथ में ये आया और इधर से इसका आ गया। ठीक है बेटा, अब थर्ड वाला आ गया। अब क्या हुआ यहां पे, आप लोगों को यहां क्या दिख रहा है कि जो एक्चुअली में जो चीज थी स्टार्टिंग में, अगर मैं आपको यहां पे बताऊं कि ये तो हो गए डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, मतलब इनके डिप्लॉइड से मतलब है मेरा कि जब कोई भी क्रोमोसोम्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं तो वो डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही उनमें गैमेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन होता है, प्रोसेस होता है, गैमीट फॉर्मेशन होता है, तो वो हैप्लॉइड बन जाते हैं। बट एक्चुअली में जो ऑर्गेनिज्म है वो है कैसा, डिप्लॉइड ही है। तो जब जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ जाइगोट फॉर्मेशन के बाद, तो क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन पहले होगा फिर जाइगोट फॉर्मेशन होगा, तो यहां पे ये सेम चीज आ गई ना वापस से। तो बेटा आप लोग एक बार बताओ मुझे कि अब ये जो ऑर्गेनिज्म है अपना, ये 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 जो ऑर्गेनिज्म है, ये पूरा का पूरा न्यू जो मैंने बताया है, ऑर्गेनिज्म हैविंग 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो ये सेम चीज आ गई। तो 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये बिल्कुल वही कंडीशन है बेटा कि जब हम बात कर रही, मैं आपको बात बता रही थी ये वाली, कि इस वाली कंडीशन में क्या हुआ है, एक पेरेंट, एक मेल का आ गया है और एक फीमेल का आ गया है। तो मैंने जो यहाँ पे आपको क्रोमोसोम बाहर लाके एनलार्ज व्यू में दिखाया है, एनलार्ज व्यू में जो मैंने आपको दिखाया है वो कौन सा था बेटा, ये वाला, कि एक पैटर्नल है और एक मैटरनल है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, इससे बढ़िया तरीके से मैं आपको नहीं बता सकती कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम का कंसेप्ट क्या है, अंदर जो हमारे अंदर पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं फादर के और मदर के, वो किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा, अब उसके बाद में एक नया कंसेप्ट हम जानेंगे कि बेटा जीन्स क्या होते हैं। ठीक है बेटा, अब हम क्या जानेंगे, जीन्स क्या होते हैं। जब हम जीन्स की बात करते हैं तो जीन्स जो होते हैं वो एक्चुअली में कहां प्रेजेंट होते हैं। जीन्स देखो, ये जो होता है ना, ये यहां पे पूरा जो डीएनए होता है वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है इस क्रोमोसोम में।
इधर पूरी तरीके से। ये एक्चुअली में क्रोमोसोम क्या है, ये ही तो डीएनए है, और ये जो इसकी आर्म्स हैं ये ही तो डीएनए है ना। और हम अगर जीन्स की बात करते हैं बेटा, जब हम जीन्स की बात करते हैं तो जीन्स क्या है, जीन्स एक्चुअली में है क्या, जीन्स, व्हाट इज जीन्स, जीन्स आर नथिंग बट फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। अब जब हम फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए की बात कर रहे हैं बेटा, तो ये जो फंक्शनल यूनिट है, अब जैसे ये पैटर्नल है और ये मैटरनल क्रोमोसोम है, इसके पास मान लो यहां ये वाला जो पोर्शन है वो जीन है, क्या है बेटा, ये जीन है, और ये किसका जीन है। अब एक चीज और ध्यान रखो बिल्कुल, कि अगर हमें पता है कि हमारे पास जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, दो कैरेक्टर्स आर कमिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहां पे आई कलर का जो जीन है वो ये है, इसको मैं बड़ा ही सिंपल सा बता देती हूं, आई कलर। तो बेटा पेरेंट मतलब जो पैटर्नल है, मतलब जो एक क्रोमोसोम में आई कलर का जीन है वो यहां पे होगा, तो दूसरे में भी वो उसी पोजीशन पे ही होगा, उसी पोजीशन पे ही होगा, बिल्कुल। अब ये जो डीएनए, ये जो जीन है, हमें पता है कि जीन एक्सप्रेस करता है अपने आप को, कैसे एक्सप्रेस करता है बेटा, ये एक प्रोटीन बनाता है, ठीक है। जब भी प्रोटीन बनाता है तो वो जो प्रोटीन है उससे एक्सप्रेशन आते हैं, उसी से हमारे कैरेक्टर्स आते हैं। तो मान लो ये आई कलर का जीन है, तो ये जो आई कलर का जीन है बेटा, ये आई कलर का जीन आपको मैं कह सकती हूं कि ये जो आई कलर का जीन है, यहां पे पैटर्नल में आई कलर का जीन जो है वो कौन से कलर में हो गया, मान लो ब्लैक कलर में हो गया, ब्लैक कलर का जीन दे रहा है वो, यहां पे ये हो गया ब्लू कलर में। अब जब क्रॉसिंग ओवर होगा बेटा, जब क्रॉसिंग ओवर होगा, और क्रॉसिंग ओवर के बाद में ये वाली जो आर्म है ये रिकम्बाइन हो जाएगी, तो इसमें से जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो एक्सप्रेस हो जाएगा बेटा, आ गया, बिल्कुल। एक और एग्जांपल देखो, मान लो यहां पे मेरे पास जो जीन है इस वाली आर्म पे कौन सा है बेटा, हेयर कलर का ले लेते हैं, चलो अपन इधर, ठीक है बेटा, ये वाला जो पार्ट है वो किसका है, हेयर कलर का है, ठीक है बेटा। अब जो हेयर कलर है, वो हेयर कलर जो है अपने पास में वो कौन से हो सकते हैं बेटा, हेयर कलर है अपने पास में अगेन ब्लैक, और इसी वाली आर्म पे हमारे पास में क्या हो गया, ये वाला जो जीन है ये हमारे पास में हो गया ब्राउन कलर में, ठीक है बेटा। तो ये हो गया जीन, इसके जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं इसी को ही हम एलील्स बोलते हैं, जो स्लाइटली डिफरेंट एक्सप्रेशन होते हैं जीन्स के, इसी को ही हम बेटा एलील्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर, जीन्स एंड एलील्स ये दोनों ही एक साथ पढ़े जाते हैं, दिस यू नीड टू रिमेंबर। जीन्स के डिफरेंट फॉर्म्स को हम एलील्स कहते हैं। अब वापस से एक चीज पे और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कैरेक्टर और ट्रेट्स में, जीन्स ने जो एक्सप्रेस किया वो हो गया कैरेक्टर, ठीक है बेटा। अब यहां पे कौन सा जीन था बेटा, आई कलर का, अब आई कलर एक कैरेक्टर हो गया, तो कैरेक्टर, अब आई कलर तो दो टाइप के होते हैं ना बेटा, देखो ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू। हाइट, चलो यहां पे एक जीन है जो कि हाइट को एक्सप्रेस करेगा, यहां पे एक जीन है
जो कि किसको एक्सप्रेस करने वाला है बेटा, हाइट को। तो हाइट को जो एक्सप्रेस करने वाला है, हाइट तो कैरेक्टर होती है ना किसी भी चीज की, चाहे वो आप प्लांट ले लो, चाहे आप ह्यूमंस ले लो, चाहे आप एनिमल ले लो, कुछ भी ले लो, तो हाइट एक कैरेक्टर हो गया। अब हाइट के अंदर दो उसके जो डिफरेंट फॉर्म्स होंगे, जो वेराइटी होगी, वो उसके क्या हो गए बेटा, ट्रेट्स हो गए। तो एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जब हम बात करेंगे कैरेक्टर्स की, जब हम बात करेंगे बेटा कैरेक्टर्स की, कैरेक्टर्स एंड ट्रेट, ये दोनों ही चीजें एक साथ पढ़ी जाती हैं बेटा, बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको। कैरेक्टर्स एंड ट्रेट एक साथ पढ़ी जाती हैं, जीन्स एंड एलील्स एक साथ पढ़ी। कैरेक्टर के जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जो डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, उन्हीं को ही हम बोलते हैं ट्रेट्स। जीन्स के डिफरेंट फॉर्म्स को स्लाइटली डिफरेंट जो एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेशन होता है, उसे हम बोलते हैं एलील्स। आई थिंक सबको ये चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो दिस वाज द बेसिक। बच्चों एक चीज आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान रखनी है कि वेरिएशन हमेशा रिकॉम्बिनेशन से या फिर म्यूटेशन से आएगा। यहां पे जो भी न्यू कैरेक्टर्स हमें मिलते हैं, वो हमें कहां से मिलते हैं, वेरिएशन, रिकॉम्बिनेशन होता है, फिर उसमें से कुछ न्यू चीजें आती हैं। तो ये था अपना, अब ये वाला आपको समझ में आ गया, ठीक है बेटा। अब देखो इसके बाद में हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि इनहेरिटेंस, हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर, स्टडी ऑफ जीन्स एंड chromosomes. Inheritance again, the transmission of character from parents to progeny, it is the basis of heredity. ठीक है। वेरिएशन, डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग, या फिर दो बच्चों के, दो ऑफस्प्रिंग्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसी को हम वेरिएशन बोलते हैं। दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, ठीक है। कैरेक्टर्स, द हेरिटेबल फीचर अमंग द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग, वही चीज मैंने आपको बताया जस्ट, कि जो कैरेक्टर फिर जीन्स एक्सप्रेस करते हैं और वही कैरेक्टर रिकम्बाइन होके नेक्स्ट जनरेशन में चले जाते हैं। तो वही तो लिखा है यहाँ पे बेटा कि हेरिटेबल फीचर है, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे ट्रेट्स, डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ कैरेक्टर्स आर दी ट्रेट्स, ठीक है बेटा। अब देखो एलील्स, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स। अब यहाँ देखो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स, इसमें मैंने आपको एक चीज थोड़ी सी ध्यान में रखें अपने, कि देखो मान लो ये अपना क्रोमोसोम है जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूं, ठीक है। अब यहाँ पे हम होमोजाइकस और हेट्रोजाइकस के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। अब देखो ये है अपना क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम में जो ये वाला जो पार्ट है, मान लो ये वाला, ठीक है, नॉट दिस, हाँ दिस, मान लो यहां पे जो कैरेक्टर है वो है अपना हाइट का, यहां पे जो जीन है, सॉरी, जो जीन है वो किसका है बेटा, हाइट का जीन है। अब हाइट दो तरीके की होती है, शॉर्ट होती है और टॉल होती है। तो जो टॉल वाली है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं कैपिटल टी से, और जो डॉर्फ वाली है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं स्मॉल टी से। एक कंडीशन ये बनती है। दूसरी कंडीशन अगर मैं बताऊं तुम्हें तो वो क्या बनेगी बेटा, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बनने वाली है बेटा, if I'll again make this, ठीक है, तो नेक्स्ट एक कंडीशन हमारी ऐसी बन सकती है कि जो ये वाला जो पार्ट है ये और ये, यहां पे कैपिटल टी भी हो सकता है और इधर भी कैपिटल टी, मतलब दोनों के पास में टॉल के हो सकते हैं।
यहां पे भी टॉल का जीन हो सकता है, यहां पे भी टॉल का जीन हो सकता है। तो जब दोनों ही क्रोमोजोम में टॉल और टॉल के जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं होमोजाइकस कंडीशन। तो ये जो क्रोमोजोम है इसको हम बोल रहे हैं होमोजाइकस कंडीशन, ठीक है। और जब दोनों ही क्रोमोजोम में एक टॉल का है और दूसरा डॉर्फ का है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा डिसिमिलर एलील्स। मैंने बताया था ना डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलील्स क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स। तो यहाँ पे फॉर्म क्या हो गया, जीन क्या हो गया, हाइट कलर हो गया। अब एलील्स क्या हो गए, इसमें एलील्स हो गया, एक अपना हो गया टॉल, दूसरा हो गया डॉर्फ, दूसरा टॉल टॉल। तो सिमिलर काइंड के जब एलील्स क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम बोलते हैं बेटा होमोजाइकस, और अगर डिफरेंट काइंड्स के होते हैं तो उसे हम बोलते हैं हेटेरोजाइकस। इज दिस क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर। चलो एक और एग्जांपल लेके बताती हूं यहां पे कि इफ यहां पे अगर हमारे पास में हेयर कलर का जीन है ना, हेयर कलर का, ठीक है, ये हेयर कलर का है। तो यहां पे अगर मैं हेयर कलर लेती हूं, हेयर कलर में मान लो ब्राउन कलर, जो ब्लैक कलर है बी, और दूसरा मैं लेती हूं ब्राउन कलर जो कि इस तरीके से होगा, दूसरा इस इधर सेम बी एंड बी। तो ये और ये क्या हो गया इसका, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। तो ये वाली जो कंडीशन बनी है वो बनी है हेटेरोजाइकस कंडीशन, क्योंकि दोनों ही, ये तो है जीन किसका बेटा, हेयर कलर का, हेयर कलर का जीन हो गया ये। अगर ये हेयर कलर का जीन है लेकिन इनके एक्सप्रेशन तो अलग अलग है ना, एक का ब्लैक है दूसरे का ब्राउन है, समझ में आ गया। तो यही चीज है यहाँ पे कि यहाँ पे ये हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे ये भी हेयर कलर है बट ये भी ब्लैक है और ये भी ब्लैक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन होगी बेटा वो होगी होमोजाइगस की। इज दिस क्लियर? मेरे ख्याल से अब क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है बेटा। चलो अब हम बात करेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर। अब देखो यहीं पे देख लेते हैं इस चीज को कि एक कैरेक्टर ऐसा होता है, जैसे मान लो जीन्स में से भी, जब जीन्स होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने हेयर कलर का जीन लिया जिसमें से कैपिटल वाला मैं बोलती हूँ ब्लैक का है और स्मॉल वाला इफ आई टॉक इट इज ब्राउन। ये किसका हो गया बेटा, ब्राउन का हो गया। अगर ये स्मॉल वाला है, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि मेंडल जी ने हमें बताया ही ये है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा ना वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा हमेशा कैपिटल से ही रिप्रेजेंट होता है। तो अगर दोनों ही एक साथ प्रेजेंट हैं यहां पर, तो इसमें से जो ब्लैक वाला है, इसमें से जो ब्लैक वाला है बेटा वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। ये दोनों ही कंडीशन प्रेजेंट हैं बॉडी के अंदर, लेकिन एक्सप्रेस कौन सा हो रहा है, दिस ब्लैक वन, डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस हो रहा है। तो किसी भी इंसान के जो हेयर होंगे वो ब्लैक दिखेंगे, बट इट डजंट मीन कि उसके अंदर जो जीन्स हैं वो ब्राउन वाले नहीं है। ब्राउन वाले जीन्स भी उसके अंदर हैं, बट एट दिस कंडीशन, इस जनरेशन में वो रिसेसिव है। मे बी नेक्स्ट जनरेशन में वो डोमिनेंट साबित हो जाए, वी नेवर नो। समझ में आया? तो यही वाली बात होती है, ठीक है। अब रिसेसिव कैरेक्टर क्या हो गया, मैंने बताया द कैरेक्टर विच इज सप्रेस्ड बाय द डोमिनेंट वन, जो दब गया है बट प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, उसी को ही हम बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। अब जब हम बात करते हैं फिनोटाइप की बेटा, तो फिनोटाइप क्या होता है कि जो फिजिकल एक्सप्रेशन जो होता है, मतलब जब आप किसी भी प्लांट को देखते हो, जब आप किसी भी प्लांट को देखते हो, उसकी हाइट को देखते हो, उसके फ्लावर के कलर को देखते हो, उसके फ्रूट को देखते हो, उसका फ्लावर किस पोजीशन पे है, एक्सियल पोजीशन पे है या टर्मिनल पोजीशन पे है, तो जो दिख रहा है ना उसको हम बोलते हैं बेटा फिनोटाइप। जैसे इफ आई टॉक अबाउट, एक मैं एग्जांपल अगर लू यहां पे बेटा, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ठीक है। इस कैपिटल टी और स्मॉल टी में अगर
मैं अगर कोई भी प्लांट ग्रो होगा, कैपिटल टी से रिलेट कर रही हूं मैं टॉल, स्मॉल टी है डॉर्फ का, स्मॉल टी किसका है बेटा, डॉर्फ का। लेकिन जब ये प्लांट मेरे सामने आया, मुझे नहीं पता है कि इसके अंदर ये इसका कॉम्पोजिशन है, मुझे नहीं पता है, लेकिन जब मैं देख रही हूं इस प्लांट को तो वो मुझे कैसा दिख रहा है, वो मुझे दिख रहा है टॉल, वो मुझे कैसा दिख रहा है, टॉल। तो इसको ही हम बोलेंगे फिनोटाइप। लेकिन जब मैं इसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को चेक करती हूं तब मुझे पता चलेगा कि भाई इसके अंदर तो टॉल वाले कैरेक्टर भी हैं और इसके अंदर डॉर्फ वाले कैरेक्टर भी हैं। मतलब इसके अंदर रिसेसिव जीन भी है और इसके अंदर डोमिनेंट जीन भी है और इसके अंदर बेटा रिसेसिव जीन भी है। तो इसको ही हम बोलते हैं जीनोटाइप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कैरेक्टर। ठीक है बेटा, तो ये चीज हमने बेसिक बिल्कुल पढ़ा है, ठीक है, जो कि आपके जेनेटिक्स वाले चैप्टर की जो स्टार्टिंग जो होती है वो इसी से ही होती है। ठीक है, उसके बाद में हम हाइब्रिड के बारे में पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। जैसे हाइब्रिड क्या होती है, हाइब्रिड मतलब कोई भी टू कैरेक्टर्स, अच्छे दो कैरेक्टर लेकर एक न्यू ऑफरिंग बनाना और उस न्यू ऑफरिंग के अंदर हमारे पास एक न्यू अच्छा कैरेक्टर आ जाए तो उसी को ही हम हाइब्रिड बोलते हैं। लेट्स से मेरा एक खेत है, ठीक है, और उस खेत में मेरे पास में क्या है कि मुझे, मेरे पास जो वैरायटी है ना प्लांट्स की वो ऐसी है कि एक जगह तो मतलब मैंने एक क्रॉप ग्रो की हुई करी हुई है जिसमें भाई उसमें तो डिसीज रेजिस्टेंट है बहुत ज्यादा, वो मतलब कि उसके अंदर डिसीज लगता ही नहीं है, लेकिन उसके साथ एक क्वालिटी खराब है उसके अंदर, ये कि डिसीज रेजिस्टेंट मतलब कि उसके अंदर कोई कीड़े वीड़े कुछ नहीं लगते हैं, लेकिन उसके अंदर एक क्वालिटी खराब है कि वो हाई यील्ड नहीं देती है। हाई यील्ड मतलब वो प्रोडक्शन अच्छा नहीं देती है। और दूसरी मेरे पास एक वैरायटी है जहां पे वो प्रोडक्शन तो अच्छा दे रही है लेकिन उसके अंदर कीड़े लग जाते हैं। अब मैं क्या करूंगी, भाई मुझे तो ऐसी वैरायटी चाहिए जहां पे मेरे को प्रोडक्शन भी अच्छा मिले, जो भी मैं क्रॉप ग्रो कर रही हूं उसका प्रोडक्शन भी मुझे अच्छा मिले और उसमें डिसीज, कोई भी इंसेक्ट आके कोई भी बीमारी ना लगे, को क्रॉप को कोई कीड़ा आके कोई इंसेक्ट खराब ना कर दे। तो मुझे तो ये चीज चाहिए। तो मैं क्या करूंगी कि भाई उनके जीन्स ऐसे उठा लूंगी, उनके कैरेक्टर्स ऐसे उठा लूंगी जिससे मैं इन दोनों को हाइब्रिड करा दूंगी। जब मैं हाइब्रिड कराऊंगी तो क्या होगा, मुझे जो नया कैरेक्टर मिलेगा, नया जो प्लांट मिलेगा वो ऐसा मिलेगा जिसके अंदर ये दोनों ही अच्छी क्वालिटी होगी। आया समझ में? तो इसी को ही हम बोलते हैं बेटा हाइब्रिड। और ये चीज अभी की बात नहीं है, ये बहुत पुराने जमाने से चलता हुआ आ रहा है कि जो ओल्ड टाइम से जो एग्रीकल्चर में जो लोग कर रहे हैं ना काम, उन सबको ये चीज के बारे में पता है। बट हाँ, हम ये कह सकते हैं कि उन्हें साइंटिफिक लॉजिक नहीं पता है इसका, लेकिन उन्हें ये जरूर पता है कि हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम किस तरीके से अच्छी वैरायटी को ग्रो कर सकते हैं। तो एक्चुअली में जब हम बात करेंगे मेंडल जी की, तो बेटा जो मेंडल जी ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने जिस पे एक्सपेरिमेंट, वो किस पे किया था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मतलब हम कह सकते हैं कि उन्होंने किया तो किस पे था, गार्डन पी पाइसम सटाइवम पे किया था, और उस एक्सपेरिमेंट को ही हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। आए समझ में? उस समय लोग कर तो रहे थे लेकिन इनका जो साइंटिफिक बेसिस है वो किसने हमें बताया था, मेंडल साहब ने बताया था हमें। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कंटिन्यूअस 7 इयर्स तक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करते रहे, कंटिन्यूअस किया इन्होंने। कब से कब तक किया बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1856 टू 1863, इतने 7 साल तक इन्होंने किया। और इन्होंने इतना मैथमेटिकल स्टैटिक मतलब डेटा, स्टैटिकल डेटा प्रिपेयर किया कि लगातार लगातार लगातार, और इन्होंने बहुत लार्ज क्वांटिटी में किया। मतलब इन्होंने बहुत बार ये चीज
की। ऐसा क्यों? क्योंकि इनको चेक करना था कि एक्चुअली में ये जो मैं कर रहा हूं, क्योंकि जब भी हम कोई चीज चेक करते हैं तो हम उसका जो कंक्लूजन होता है या रिजल्ट होता है बेटा, उसे एक दो बार में या तीन चार बार में नहीं कर सकते हैं। मतलब उसका रिजल्ट हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हमने 4 बार किया और हमें सेम रिजल्ट मिला तो भाई परफेक्शन हो गया, नहीं। देखो सर्वे सर्वे कैसे होता है, एक एग्जांपल अगर ले अपन, कि सर्वे क्या होता है कि अगर मान लो आप मध्य प्रदेश में हो, ठीक है, मध्य प्रदेश में आप एक जगह पे गए हो, वहां पे आपने 4 लोगों से ये पूछा कि भाई आपको छोले भटूरे पसंद है या आपको राजमा पसंद है। तो जिसमें से 3 लोगों ने तो बोल दिया राजमा पसंद है, और 4 लोग, चौथे वाले ने बोल दिया छोले भटूरे पसंद है, राजमा चावल, है ना। तो क्या उन 4 लोगों के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि पूरे मध्य प्रदेश का डेटा यही होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना, नहीं हो सकता। आपको बहुत सारे लोगों से पूछना पड़ेगा, तब जाके आप एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि हाँ, कि 90% जो लोग हैं उनको छोले भटूरे पसंद है और 10% लोगों को राजमा चावल पसंद है। या फिर हम कह सकते हैं कि 90% लोगों को राजमा चावल पसंद है और 10% लोगों को छोले भटूरे पसंद है। तो वो आपको सर्वे करना पड़ेगा। तो वही चीज मेंडल जी ने की थी कि इन्होंने बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कंटिन्यूअस 7 साल तक करते रहे, अलग अलग कैरेक्टर्स को लेकर, अलग अलग ट्रेट्स को लेकर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अब नाउ व्हाई दिस मेंडल चूज अ पी प्लांट? भाई दुनिया में तो बहुत सारे प्लांट थे, तो इन्होंने सिर्फ पी प्लांट पे ही क्यों किया ये एक्सपेरिमेंट? तो उसका एक बेहतरीन रीजन ये है कि ये जो अपनी लाइफ साइकिल है कंप्लीट कर देता है 1 to 2 मंथ में, तो जल्दी जल्दी उसके रिजल्ट आएंगे। जाहिर सी बात है, अगर 1 to 2 मंथ में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर देगा वो पी प्लांट, तो जाहिर सी बात है जल्दी से उसकी न्यू ऑफस्प्रिंग भी आ जाएगी, फिर उसके बाद और न्यू ऑफस्प्रिंग आएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा रीजन है। दूसरा कि मेनली इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता था। सेल्फ पॉलिनेशन से क्या, हमारे पास में ट्रू ब्रीडिंग आ जाती थी, प्योर लाइंस आ जाती थी सेल्फ पॉलिनेशन करके। ठीक है, अब सेल्फ पॉलिनेशन कहां होता है? जब प्लांट बाइसेक्सुअल होता है, प्लांट के अंदर ही हमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिल जाता है और उसी फ्लावर के अंदर ही हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिल जाता है। बट हम इसको क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि हम क्रॉस पॉलिनेशन ही करते हैं हमारे मन का रिजल्ट लाने के लिए। तो यही चीज उन्होंने करी है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा, इसमें लिखा है मेनली सेल्फ पॉलिनेटेड बट कैन बी क्रॉस्ड पॉलिनेटेड इजीली। तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का मतलब ही क्रॉस पॉलिनेशन से आता है, क्योंकि हम अपने मन का रिजल्ट लेना चाहते हैं बेटा, इसीलिए यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन बहुत इजीली हो जाता है। दूसरी चीज बेटा, थर्ड थिंग क्या थी इसमें, कि इनके जो कैरेक्टर्स थे वो इजीली ऑब्जर्वेबल थे। वो इनके जो कैरेक्टर्स थे वो इजीली ऑब्जर्वेबल थे। मतलब हाइट, एक प्लांट तो बहुत ही टॉल जा रहा है और दूसरा जो प्लांट है वो बिल्कुल ही डॉर्फ नजर आ रहा है। दूसरा, फ्लावर कलर बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे उनके। एक फ्लावर का कलर पर्पल था और दूसरा पर्पल मींस वायलेट, ठीक है, दूसरे फ्लावर का कलर था व्हाइट था बिल्कुल। एक सीड का कलर हमारा येलो, दूसरे सीड का कलर ग्रीन। तो बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हमें मिल रहे थे, और जो कि हमें कह सकते हैं कि वो जो कैरेक्टर्स है वो इजीली हम ऑब्जर्व कर सकते थे। तो चलो देखते हैं कि किस तरीके से मेंडल जी ने हमारे साथ में हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ठीक है बेटा, तो अब देखो होता क्या है। सबसे पहले जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, देखो एक चीज ध्यान रखो कि मेंडल जी जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इन्होंने 7 साल तक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया। अब लास्ट में इन्होंने कंक्लूजन दे दिया था कि भाई ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। इन्होंने लॉ नहीं दिए थे, इनके कंक्लूजन के बेसिस पे लॉ बनाए गए। एक्चुअली में इन्होंने नहीं बनाए हैं, जब इन्होंने कंक्लूजन दिया तब लॉ बनाए गए। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें यह जानना है कि हम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करते कैसे। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सिलेक्शन ऑफ 2 पी प्लांट विद कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर किस तरीके से हम ले सकते हैं बेटा? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर
अगर हम हाइट की बात करते हैं तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, जिसको हम कहते हैं टॉल और डॉर्फ, टॉल एंड डॉर्फ, ये इसका एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हुआ। अब हमें क्या पता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेंडल ये भी टॉल होता है बेटा और ये भी टॉल होता है, इन दोनों को ही हम टॉल बोलते हैं, फिर तो क्रॉस ही गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो यहां पे क्या हुआ है कि इन्होंने इसकी प्योर लाइंस ली है। नाउ व्हाट इज प्योर लाइन? प्योर लाइन मींस इन्होंने इसकी होमोजाइकस कंडीशन ली है, दोनों ही होमोजाइकस कंडीशन ली है। अब होमोजाइकस कंडीशन किस तरीके से डेवलप होती है? मान लो देखो क्या हो रहा है यहां पे, देखो क्या होता है कि हमने एक टॉल प्लांट लिया दिखने में जो ऐसा है, ठीक है, दोनों टॉल प्लांट को क्रॉस करवाया तो हमारे पास में वापस से टॉल आ गया, फिर एक और टॉल प्लांट को क्रॉस करा दिया तो हमारे पास में वापस से टॉल प्लांट आ गया, फिर एक और टॉल प्लांट को क्रॉस करा दिया तो हमारे पास, तो जब हम सेवरल जनरेशंस तक यही कंडीशन करवाते गए, ये तो एक्चुअली में हम बोलते हैं कि अच्छा दिस इज क्रॉस, सॉरी ये तो हो गया अपना क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। मैं बात कर रही थी आपको प्योर लाइन कैसे आते हैं। अच्छा प्योर लाइन मतलब यहाँ पे ये एक टॉल प्लांट है, इसकी सेल्फिंग करा दी। नाउ सेल्फिंग मतलब इसकी सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, बिकॉज दीज प्लांट्स आर बाइसेक्सुअल। क्या है ये बेटा? बाइसेक्सुअल है। तो इसी के ही अंदर क्या होता है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, तो इन्हीं की सेल्फिंग करा दी तो हमारे पास टॉल आ गया वापस से, फिर वापस से इन्हीं की सेल्फिंग करा दी तो फिर से टॉल आ गया। तो ये सेवरल जनरेशन तक ये कंडीशन चलती रही, और ये कंडीशन जब चलती रहती है तो हमारे पास प्योर लाइन डेवलप हो जाता है। सेम कंडीशन इन्होंने इसके साथ करी, सेम कंडीशन इन्होंने अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ करी। जब हम फ्लावर कलर की बात करते हैं, जब हम सीड कलर की बात करते हैं, तो इन सब में इन्होंने यही कंडीशन अपनाई और फिर उसके बाद में इन्होंने ये किया। अब उन्होंने किस तरीके से किया? क्रॉस पॉलिनेशन अब कैसे करवाया इन्होंने, ये हम बात कर रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में, तो इसमें प्योर लिए उन्होंने, उसके बाद में इमैस्कुलेशन मतलब ई मतलब रिमूव करना, मस्क्यूलाइन मतलब मसल्स, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका, मतलब वैसे तो सबको पता होता है कि इमैस्कुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ एंथर, ठीक है। तो एक फ्लावर में से जो एंथर है उनको कट कर दिया गया, ठीक है, और रिमूव कर दिया गया। अब इसी फ्लावर के अंदर हमारे पास में स्टिग्मा भी होता है बेटा, तो उस स्टिग्मा को कवर कर दिया बटर पेपर से, जिससे कि कोई दूसरा पोलन ग्रेन आके इस पे स्टिक ना हो जाए और पॉलिनेशन ना कर दे, ठीक है। फिर जैसे ही वो फ्लावर मेच्योर हुआ, जैसे ही वो फ्लावर मेच्योर हुआ, तो हमने जो कैरेक्टर्स हमें चाहिए थे उसी का पोलन ग्रेन उस स्टिग्मा के ऊपर डस्ट कर दिया, और डस्ट करने के बाद में जो भी रिजल्ट आया तो हमारे पास में इस तरीके का रिजल्ट मिला। देखो कलेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द मेल पेरेंट, और ये जो जिसको हम इमैस्कुलेशन करते हैं बेटा, ये चीज याद रखो कि उस पेरेंट को हमने फीमेल पेरेंट कंसीडर कर लिया है, ठीक है, जिससे हमने एंथर को रिमूव किया है। अब उसमें बचा कौन? फीमेल ही तो बची, भाई एंथर तो रिमूव हो गया, तो उस प्लांट को हमने फीमेल पेरेंट कंसीडर कर लिया। हाँ तो बेटा ये है अपना जो मेंडल ने कुछ कैरेक्टर्स सेलेक्ट किए थे 7 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज के। मैंने आपको बताया था ना कि मेंडल जी ने जब एक्सपेरिमेंट किए थे 7 ईयर्स तक वो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करते रहे, और उन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि इतने कैरेक्टर्स उन्होंने लिए और उनकी ट्रू ब्रीडिंग डेवलप की, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने कुछ क्रॉसेस बनाए, ठीक है, जैसे स्टेम हाइट इन्होंने ली, ठीक है। अब स्टेम हाइट में दिस यू नीड टू रिमेंबर बेटा कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो होता है टॉल स्टेम हाइट में, और रिसेसिव कैरेक्टर होता है अपना डॉर्फ,
ठीक है। उसके बाद में फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल। डोमिनेंट के सारे कैरेक्टर्स बेटा अपने इस साइड है और रिसेसिव के, ये बिल्कुल एनसीईआरटी का लिया हुआ है मैंने, ठीक है। अब आप ये देखो कि जब फ्लावर पोजीशन की बात हो रही है तो एक्सियल, बच्चे यहां बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि एक्सियल मतलब, जैसे जनरली अगर हम एक्सियल इज रिलेटेड टू द एक्सिस, ठीक है, थोड़ा बहुत वर्ड मिक्सअप हो जाता है, लेकिन एक्चुअली में जो एक्सियल होता है उसका मतलब क्या होता है कि जब फ्लावर, जैसे मान लो कि जो ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, इसमें क्या है कि जो फ्लावर है वो एक्सिस पे ना आके टर्मिनल में आ रहे हैं, साइड में से जब फ्लावर निकलते हैं तो वो होता है अपना एक्सियल पोजीशन ऑफ फ्लावर। और जब अपेक्स में आते हैं, बिल्कुल टिप पे आते हैं, तब उसको हम बोलते हैं टर्मिनल, ठीक है। तो टर्मिनल जो है वो अपना रेसेसिव कैरेक्टर है और एक्सियल वाला अपना डोमिनेंट कैरेक्टर है बेटा। उसके बाद में जब हम बात करते हैं फ्लावर कलर की, फ्लावर कलर भी टू टाइप्स के हैं, वॉयलेट एंड व्हाइट, जिसमें से वॉयलेट अपना डोमिनेंट है और व्हाइट अपना रेसेसिव है। सेम इज विद द पॉड शेप। अब बेटा पॉड क्या होता है? पॉड मतलब जब हम मटर, ठीक है, मटर को जो छीलते हैं उसकी जो कवरिंग है, उस कवरिंग को हम बोलते हैं पॉड। अब उसकी शेप होती है, एक होती है इन्फ्लेटेड, जो फूली फूली सुंदर सुंदर सी जो मटर दिखती है, जब हम ओपन करते हैं उसमें से बड़े अच्छे अच्छे से दाने निकलते हैं, उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेटेड या फिर फुल, जो कि अपना डोमिनेंट कैरेक्टर है। और कंस्ट्रिक्टेड मतलब थोड़ा सा पिचका हुआ जो आता है, थोड़ा सा सुकड़ा हुआ जो आता है, उसको कॉन्स्ट्रिक्टेड बोलते हैं, जो कि अपना है अपना रेसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। पॉड कलर, अब जो ये पॉड है इसमें कलर भी आते हैं, जिसमें ग्रीन जो कलर है वो अपना है डोमिनेंट और येलो है अपना रेसेसिव, ये रहा। उसके बाद अंदर जो प्यारे प्यारे से मोतियों जैसे जो दाने आते हैं उनको हम बोलते हैं सीड एक्चुअली में, ठीक है। उसका जो राउंड वाला जो शेप है वो है अपना डोमिनेंट, और रिंकल्ड जो थोड़ा सा सुकड़ा सुकड़ा गंदा सा, थोड़ा हम कह सकते हैं कि सूखा सूखा सा, उसको हम बोलते हैं रेसेसिव कैरेक्टर, दैट इज रिंकल्ड, ठीक है। सीड कलर अपना येलो एंड ग्रीन, यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। सीड कलर तो येलो अपना डोमिनेंट होता है और पॉड कलर में ग्रीन अपना डोमिनेंट होता है। तो ये जो दो चीजें हैं इनको आप स्टार मार्क कर लो, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा अगर कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो यही चीज है। सीड कलर में येलो डोमिनेंट है, पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट है, ठीक है बेटा, ये चीज है। उसके बाद में हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। नाउ एक्चुअली में हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, मोनो मीन्स, यहां पे वर्ड आ रहा है मोनो, दैट मीन्स बाय टेकिंग ओनली वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मेंडल जी ने क्या किया था, एक क्रॉस परफॉर्म किया था। अब इन्होंने ये क्रॉस करने का बेसिस क्या था? जब उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स देखे कि एक्चुअली में कुछ प्लांट्स तो बहुत टॉल दिख रहे हैं अपने गार्डन में, ठीक है, कुछ प्लांट्स बहुत डॉर्फ दिख रहे हैं, कहीं किसी के पास क्या बोलते हैं पर्पल फ्लावर है, वॉयलेट फ्लावर है, किसी के पास में व्हाइट फ्लावर है। तो उन्होंने क्रॉसिंग करवाई। तो बेटा क्रॉसिंग में उन्होंने क्या किया कि जब क्रॉसिंग कराई थी उन्होंने, तो क्रॉसिंग में उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी ली, ठीक है। ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी में अगर हम यहाँ पे लेते हैं, कौन सा कलर बेटा, चलो कलर कलर आ गया इसमें, कलर इन द सेंस कि कौन सा अपन कैरेक्टर लेते हैं। यहाँ पे सबसे कॉमन जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, हम ले लेते हैं हाइट को बेटा, ठीक है। तो हाइट में कैपिटल टी हमने ले लिया, जो कि हमारा एक्चुअली में क्या होता है, टॉल होता है, ठीक है। कैपिटल स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, जो कि जनरली हमारा क्या होता है, डॉर्फ होता है, ठीक है बेटा। अब इन्होंने इनकी क्रॉसिंग करवाई, जाहिर सी बात है क्रॉसिंग में हाइब्रिडाइजेशन के दौरान कराई होगी। तो जब हाइब्रिडाइजेशन के दौरान क्रॉसिंग कराई तो किस तरीके से क्रॉस हुआ, इनके गैमीट्स बने। पहली बात तो कैसे बनाए, इनके गैमीट्स बने। पहले हम अपन बिल्कुल बेसिक से करते हैं बेटा इसको। अब इसका क्या बनाया, गैमीट्स बनाए इनके गैमीट्स किस तरीके से बने, मैंने आपको बताया था
स्टार्टिंग में ही कि वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, फिर उनके गैमीट्स बनते हैं। तो यहाँ पे जब गैमीट्स बन रहे हैं तो ये कैपिटल टी एक गैमीट बन गया, इसका दूसरा गैमीट ये बन गया, सेम इसका स्मॉल टी गैमीट बन गया, इसका स्मॉल टी गैमीट बन गया। अब इनकी क्रॉसिंग करवाई, तो बेटा क्रॉसिंग किस तरीके से कराई है, हम यहाँ पे जनरली तो प्यूनट स्क्वायर यूज नहीं करते हैं, बट आपके समझाने के लिए मैं एक बार प्यूनट स्क्वायर जरूर यूज करना चाहूंगी। अब आप यहाँ पे गौर से देखो कि मेरे पास यहाँ पे कैपिटल, अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रखो कि इसमें से कुछ भी ले सकते हैं अपन। इसको अपन हम मेल कर देते हैं, फीमेल कर देते हैं, इसको अपन मेल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसकी प्यूनट स्क्वायर बनाना है, इसका प्यूनट स्क्वायर बनाना है। अब किस तरीके से बनाएंगे अपन, यहाँ पे जो गैमीट्स हैं, यहाँ पे फीमेल और इधर ले लेते हैं अपन मेल के गैमीट्स, ठीक है। कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ये बिल्कुल बेसिक है बेटा, इसको समझो एक बार। जनरली आपको ये कोई नहीं सिखाता है कि स्टार्टिंग में जो फर्स्ट जनरेशन होती है उसमें प्यूनट स्क्वायर से निकालना, बट आप इसको देखो कि किस तरीके से इनके गैमीट्स आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इनके न्यू ऑफस्प्रिंग आएंगे, तो इस टी को हम इस टी से क्रॉस कराएंगे तो ये आएगा, इस टी से इसको क्रॉस कराएंगे तो ये आएगा, इस वाले टी से इसको कराएंगे तो ये। अब एक बात बताओ कि अगर इनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हम देखें तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में सारे के सारे जितने भी हमें प्लांट दिख रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या कराया, इनकी क्रॉसिंग कराई, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन कराया। क्रॉस पॉलिनेशन के दौरान हमारे पास ये एक प्लांट था, वो दूसरा प्लांट था, और हमें क्रॉस पॉलिनेशन के बाद में हमें जो न्यू प्लांट मिला, वो हमें 4 टाइप्स के न्यू प्लांट्स मिले, जो कि इस तरीके से थे। अब दिखने में ये प्लांट कैसे थे, दिखने में थे ये सारे के सारे प्लांट टॉल, दिखने में ये कैसे थे, सारे के सारे प्लांट, ये सारे के सारे चारों की चारों प्लांट थे टॉल। अब दिख तो रहे हैं ये टॉल, लेकिन इनके अंदर अगर हम ये वाला पार्ट देखें, ये वाला हिस्सा देखें, तो इसका मतलब इसके अंदर कायदे से तो टॉल कैपिटल टी और कैपिटल टी ये होता तो टॉल होता, क्योंकि यहां पे हमने टॉल लिया है कैपिटल, तो ही हमें टॉल दिखना चाहिए था। लेकिन जब यहाँ पे क्रॉसिंग करने के बाद हमें चारों की चारों प्लांट ऐसे दिखे बेटा, और ये चारों की चारों जो प्लांट्स आए हैं वो सारे की सारे हमें टॉल दिख रहे हैं, तो मेंडल जी ने सोचा कि भैया अगर ये सारे के सारे टॉल दिख रहे हैं तो ये जो डॉर्फ वाली कंडीशन है वो कहां से आई है, वो डॉर्फ वाली जो कंडीशन है वो कहां से आई है। इन्होंने फिर क्या किया बेटा, इन्होंने क्या किया कि यही जो 4 प्लांट्स इनको टॉल दिखी थे, इन्हीं की ही इन्होंने सेल्फिंग करा दी बेटा, ठीक है। अब इन्हीं चारों प्लांट में से ये 2 प्लांट लिए, कोई भी 2 प्लांट ले लिए, उन्हीं 2 प्लांट को इन्होंने वापस से, जैसे मान लो ये वाला एक प्लांट ले लिया जो इन्होंने फर्स्ट जनरेशन में मिला था, ये वाला एक ले लिया, अब इनके फिर से गैमीट्स बने बेटा, ये वाला एक गैमीट बन गया, ये वाला एक गैमीट बन गया, फिर वापस से क्या किया इन्होंने, ये वाला एक गैमीट बन गया और ये वाला गैमीट बन गया। तो भैया इन्होंने एक्चुअली में इनकी जनरेशन टू सेवरल जनरेशन तक इन्होंने इसीलिए किया था कि अगर फर्स्ट जनरेशन में सारे जो प्लांट्स है वो टॉल दिख रहे हैं तो ये डॉर्फ वाली कंडीशन आ कहां से रही है भाई, आ कहां से रही है। तो यही पता लगाने के लिए इन्होंने वापस से इनकी क्रॉस करवाई, वापस से इनको क्या करवाया बेटा, क्रॉस करवाया, ठीक है। अब इसमें वापस से हम प्यूनट स्क्वायर का यूज करेंगे बेटा, ठीक है। प्यूनट स्क्वायर का यूज जब हम करते हैं इधर, तो हमें देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे बिल्कुल गौर से देखो बेटा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है आपको, एकदम गौर से देखना। यहाँ पे अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज मेल, दिस इज फीमेल, बिकॉज हम दोनों में से किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज दे आर बाइसेक्सुअल, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया वापस से,
जाहिर सी बात है कि इमैस्कुलेशन किया होगा, जाहिर सी बात है इमैस्कुलेशन किया होगा इन्होंने, फिर उसके बाद में बैगिंग भी की होगी, उसके अंदर जो प्रॉपर हाइब्रिडाइजेशन का जो फॉलो अप पूरा प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, वो किया। ठीक है, अब इसके बाद में देखो यहाँ पे हमारे पास 2 गैमीट्स है बेटा। ठीक है, ये जो दोनों गैमीट्स हैं इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने कैपिटल टी किया, ये वाला स्मॉल टी, ये वाला कैपिटल टी, ये वाला स्मॉल टी, ये वापस से हम ऐसे कर देते हैं इधर मेल फीमेल। अब यहाँ पे आप देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है, यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है बेटा बिल्कुल चौंकाने वाला ये है कि ये वाला जो प्लांट रहेगा ना बेटा, क्यों एक्चुअली में ये है क्या, ये है क्या एक्चुअली में, ये हमारे पास एक प्लांट था, ये वाला दूसरा प्लांट था। ठीक है, जब ये दूसरा, अब हमने वापस से इनका वो करवाया क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलिनेशन कराने के बाद में हम मतलब सेल्फिंग कराई इनकी। अब उसके बाद में क्या किया हमने, रिजल्ट आए 4 टाइप्स के प्लांट आए हमारे पास में। क्या आया उसमें, ये वाला जो प्लांट है बेटा ये हमें दिख रहा है टॉल, ये वाला टॉल दिख रहा है, ये वाला टॉल दिख रहा है, और ये वाला हमें जो दिख रहा है वो दिख रहा है बेटा डॉर्फ। व्हाट डज दिस मीन, हमें अभी तक ये नहीं देखना है, हमें इसके जो जेनेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नहीं देखना है, हम सिर्फ वो देख रहे हैं कि जब प्लांट ग्रो हुए, जब प्लांट ग्रो हुए तो हमें ये दिखा, मेंडल जी को ये दिखा कि 3 प्लांट्स तो हमारे पास कैसे दिख रहे थे बेटा, 3 प्लांट्स तो उनको ऐसे दिख रहे थे जो कि टॉल हैं, और 1 प्लांट ऐसा दिख रहा था बेटा जो कि डॉर्फ है। तो भैया अब उनका जो कंक्लूजन, उनका जो दिमाग में जो घनचक्कर हो रहे थे वो कि भाई ये शॉर्ट वाला जो वैरायटी है प्लांट की, डॉर्फ वाली वैरायटी है, वो आई कैसे। अब उनका जो क्लियर दिमाग था वो क्लियर होने लगा धीरे धीरे। ठीक है, जब उनका दिमाग क्लियर होने लगा तो उन्होंने क्या किया, ये सिर्फ टॉल मतलब हाइट को लेके कैरेक्टर किया इन्होंने, फिर उन्होंने यही चीज दूसरे मतलब कैरेक्टर्स को लेके किया, पॉड शेप को लेके किया, फिर यही चीज कलर, और ये रिपीटेडली कलर को लेके किया, सीड शेप को लेके किया, सीड कलर को लेकर किया। तो रिपीटेडली उन्होंने ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है बहुत समय तक करते रहे और फिर उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि भाई जो कोई चीज पेरेंट से और ऑफस्प्रिंग में जा रही है, कोई ना कोई ऐसी चीज है, कोई ना कोई ऐसी चीज है। उस वक्त जीन्स तो दूर दूर तक हमें पता ही नहीं था कि क्या है भाई जीन्स, किसी को भी नहीं पता था। ठीक है बेटा, तो उन्होंने उस चीज का नाम दिया बेटा फैक्टर। क्या बोला कि जो चीज पास ऑन हो रही है वो कोई ना कोई ऐसा फैक्टर है जो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है बेटा, तो यही चीज उन्होंने बताई कि जो फैक्टर एक ऐसी चीज है जो कि ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब देखो बेटा एक चीज और मैं तुम्हें समझाना चाहूंगी यहाँ पे कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कि यहाँ पे गौर से देखो तुम लोग थोड़ा कि एक चीज बार बार आता है वर्ड, एक वर्ड आता है जीनोटाइप और फिनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। नाउ व्हाट इज द जीनोटाइप एंड व्हाट इज फिनोटाइप। देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ लिखती हूं जीनोटाइप एंड हियर आई विल राइट फिनोटाइप। नाउ व्हाट इज जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, आपको पता है कि जो दिख रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि फिनोटिपिक रेशियो इज समथिंग, या फिर फिनोटाइप वो होता है जो हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें फिनोटिपिक रेशियो निकालना है। अगर आपसे कोई पूछे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या है, तो आपको सिंपल सी चीज है, एक ही चीज करनी है कि आपको पता होना चाहिए कि वो जो प्लांट्स हैं वो दिख कैसे रहे हैं। जो 4 प्लांट्स हमारे पास आए हैं वो कैसे दिख रहे हैं बेटा, 1 2
3। तो 3 प्लांट हैं हमारे पास जो कि टॉल दिख रहे हैं, और एक प्लांट ऐसा है जो अपना कैसा दिख रहा है बेटा, डॉर्फ दिख रहा है। तो इसी चीज को हम कहते हैं कि ये फिनोटिपिक रेशियो है अपना। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है और बच्चे जहां पे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं वो होता है अपना ये जीनोटिपिक रेशियो। अब देखो, जीनोटिपिक रेशियो और जीनोटाइप दोनों में क्या डिफरेंस है? रेशियो हमें कितने प्लांट कैसे दिख रहे हैं, जीनोटाइप इज समथिंग जो उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। अब किसी भी प्लांट का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है बेटा, वो निकालना बड़ा ही मतलब जब हम क्रॉस करते हैं तभी निकलता है। जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये हमारा होमोजाइगस कंडीशन है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये एक है हमारे पास में प्रॉपर होमोजाइगस कंडीशन, बट ये दिख कैसा रहा है, टॉल दिख रहा है। सेम कंडीशन हम यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन देखते हैं, बट ये फिर भी टॉल है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन इज दिस। और उसके बाद जब हम बात करते हैं किसकी, डॉर्फ की, तो डॉर्फ हमारे पास एक है जो कि टिपिकल रिसेसिव आ रहा है। इसके अंदर एक रिसेसिव कैरेक्टर है और एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो इसके अंदर हम किस तरीके से देखेंगे कि एक तो हमारे पास में कैसा दिख रहा है, प्योर लाइन होमोजाइगस दिख रहा है, तो और दो हमारे पास कैसे दिख रहे हैं बेटा, यहाँ पे दो हमें दिख रहे हैं जीनोटिप, जीनो मतलब कि इसके हेट्रोजाइगस कंडीशन के, और अगेन हमें एक दिख रहा है होमोजाइगस कंडीशन का डॉर्फ। तो बेटा ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा क्या, जीनोटिपिक रेशियो ऑफ द डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है बेटा, अब हम यहां तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जब भी हमारा होगा तब हम उसमें डाइहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करो, बिल्कुल एनसीईआरटी के साथ में इस लेक्चर को देखो, एवरीथिंग विल बी क्लियर। थैंक यू सो मच।